हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं पार्क की जो रिक्रूटमेंट निकल कर आई है 2023 में। जैसे कि यहाँ पे टेक्नीशियन बी, ठीक है, आपका ये टेक्नीशियन बी की वैकेंसी आई है। साथ में स्टिपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी सेकेंड, ठीक है, और प्लांट ऑपरेटर का हो गया, या आईटीआई की कोई भी एग्जाम में जिसमें बार में आपने फॉर्म भरा हुआ है, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, मैकेनिक, मोटर व्हीकल, डीजल मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक से, तो आपका पैटर्न बिल्कुल उसी पे आधारित ये मॉक टेस्ट बनाया गया है, जो कि प्रैक्टिस सेट ये 8 है। इससे पहले कि मैं प्रैक्टिस सेट आप लोगों को करा दिया हूँ 7 तक। उन सभी का अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जैसा कि अभी हम टॉप 20 एमसीक्यू को चला रहे हैं डेली बेसिस पे। प्रैक्टिस सेट में ऐसे एमसीक्यू को लाते हैं जो टॉप 20 है, जो कहीं ना कहीं बार्क हो गया, एनपीसीआईएल हो गया, कहीं ना कहीं क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, तो उसी पे आधारित ये प्रश्न है। तो आप लोग इस क्लास को पूरी देखिएगा, और पिछली क्लास से अगर नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखिएगा। ये देखिए जो सेट में करा रहा हूं, ये प्रिलिमिनरी एग्जाम यानी कि स्टेज फर्स्ट के लिए आप लोगों के लिए हेल्प करने वाला है, ठीक है। और आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। यदि आप मॉक टेस्ट अभी तक नहीं लिए हैं तो 149 में मॉक टेस्ट है, जो कि आपको बहुत ढेर सारा मॉक टेस्ट यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप करना चाहेंगे तो ये 149 में टोटल इतने मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, जो कि आपका कहीं ना कहीं हेल्प करेगा आपके एग्जाम में। और बिल्कुल ये मॉक टेस्ट आपके पैटर्न पे बनाया गया है, जैसे कि एग्जाम का पैटर्न है। एग्जाम का पैटर्न क्या है वो देख लीजिए। यहाँ पे 50 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और 150 मार्क का होता है, यानी कि एक क्वेश्चन 3 मार्क का। तो 50 गुणे 3 करेंगे तो 150 मार्क का, और 1 घंटे आपको समय मिलेगा इन मॉक टेस्ट को करने के लिए। और आपका जो पैटर्न है बिल्कुल एग्जाम स्टेज फर्स्ट के हिसाब से ही है। तो जैसा कि मान लीजिए कि साइंस से आपका क्वेश्चन आता है 20 क्वेश्चन, वो 20 क्वेश्चन रहेगा। फिर मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन रहेगा। फिर जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन रहेगा। तो इन सभी को ध्यान में रख के ये मॉक टेस्ट 50 बनाया गया है। टोटल ये अगर जोड़ेंगे तो 50। तो आप लोग मॉक टेस्ट जरूर लगा लीजिएगा। चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए आप लोगों के सामने क्वेश्चन आ गया, आप लोग आंसर अपना बताते रहेंगे एक एक क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, दिया हुआ है पारसेक, ठीक है। पारसेक यहाँ पे आप सॉरी मैं यहाँ पे पेन ले रहा हूं। देखिए दे रहा है कि पारसेक जो है किसकी इकाई है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है दूरी का, ठीक है, या समय का, या प्रकाश की चमक की, या चुंबकीय बल की। तो देखिए पारसेक जो होता है ये किसका मात्रक होता है, ये दूरी का मात्रक होता है, डिस्टेंस का मात्रक होता है। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे 1 हो जाएगा। देखिए इसकी जो भी मैं पीडीएफ आप लोगों को कराऊंगा ना, ये प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ आपको हम अपने टेलीग्राम चैनल में सक्सेस करियर में। तो आप लोग वहां से जाकर ये पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, जब कभी कार्य उष्मा में बदलती है या उष्मा कार्य में बदलता है, ठीक है, जब कभी कार्य उष्मा में बदलता है या उष्मा कार्य में बदलती है, तो किए गए कार्य उत्पन्न उष्मा का अनुपात एक स्थिरांक होता है, जिसे उष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। इसका मान कितना होता है। तो जब भी कार्य उष्मा में बदलेगा या उष्मा कार्य में बदलता है, ठीक है, तो उसका आप लोग का यांत्रिक तुल्यांक कितना होगा वो बताना है। तो देखिए इसका मान जो होता है ये 4186 जूल होता है, यानी कि 4186 जूल प्रति किलोग्राम होता है, ठीक है। और यहीं पे अगर हम बदल देंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे बदल दे रहा हूँ। देखिए अगर यूनिट अगर आप लोग चेंज करेंगे तो आपको पता है कि किलो में यहाँ पे दिया है, नीचे किलो में दिया है। अगर आप 1000 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, जूल प्रति कैलोरी में बदल कर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए 1000 से डिवाइड करने के बाद 41.186 जूल कैलोरी आ गया। और आपको पता है कि 1 जूल में कितना, आपको ये याद रखना है, 1 जूल बराबर 10 के पावर कितना होता है, 7 अर्ग होता है। ये भी आपको याद रखना है, ये भी एग्जाम में पूछता है। तो यहाँ पे देखिए जूल को आप कन्वर्ट कर देगा किसमें, 4.186 इंटू 10⁻7 अर्ग कैलोरी में, ठीक है। तो उपयुक्त तीनों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 4186 जूल प्रति किलो कैलोरी, और 4.18 जूल प्रति कैलोरी, और 4.186 गुणे 10 के पावर 7 अर्ग कैलोरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि कीड़ों तथा यहाँ पे कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों मतलब यहाँ पे कीड़ा हो गया या कोई भी ऐसे जो कीड़े मकोड़े हैं जो घरों में हानि पहुंचाते हैं, उनको भगाने के लिए, दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। किसका प्रयोग में लाया जाता है, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। पहला अल्ट्रासोनिक तरंग का,
दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है रेडियो तरंग का, तीसरा इंफ्रारेड तरंग का और चौथा दिया हुआ है सबसोनिक तरंग का। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में कहीं ना कहीं इसको देखने को मिलता है, तो आप लोग इसका आंसर बताएंगे। तो देखिए अल्ट्रासोनिक जो तरंगे होती हैं इसका प्रयोग हम लोग घरों में जो भी खतरनाक कीड़े मकोड़े हैं, ठीक है, हानि पहुंचाने वाले हैं, उनको भगाने के लिए किया जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथे नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। ठीक है, विवर्तन में, ध्रुवण में, परावर्तन में, अपवर्तन में। तो याद रखिएगा दिया हुआ है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो है प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होता है, तो वो होता है ध्रुवण। ध्रुवण जो होता है इसमें दोनों में घटित नहीं होता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, चलिए देखिएगा, दिया है आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली होती है तो सुरक्षित रहने के लिए क्या करेंगे। देखिए अगर आप लोग कार में जा रहे हैं तो कार की खिड़कियां बंद कर देंगे जब बिजली गिरने वाली होती है, या कार की खिड़कियां खोल देंगे, या कार से उतरकर नीचे बैठ जाएंगे, या कार के ऊपर बैठ जाएंगे। तो देखिए कार में अगर आप जा रहे हैं, याद रखिएगा आपका, मैं यहाँ पे थोड़ा एक मैं अपना बदल दे रहा हूँ कलर, इसका पेन का इंक कलर मैं दूसरा ले रहा हूँ यहाँ पे, कोई नीला कलर, ऐसे ये नहीं, ये सही रहेगा ना। चलिए अब समझ में आ रहा होगा, मान लीजिए इसमें भी लिखेंगे तो उतना नहीं समझ में आएगा। तो देखिए आप कहीं भी जा रहे होंगे, अगर आप कार में कहीं भी जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली होती है तो सुरक्षित रहने के लिए आपको कार की खिड़कियां बंद कर लेने होंगे। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये नहीं कि बिजली कड़क रही है तो आप अपने कार की खिड़कियां खोल दें, या उतर कर नीचे बैठ जाएं, या कार के ऊपर बैठ जाए, तो ये सभी गलत है। जो सही होगा वो ये ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रयोग ने सर्वप्रथम दिखाया कि परमाणु में होते हैं, क्या होते हैं। तो देखिए रदरफोर्ड ने अल्फा कणों के प्रयोग से सर्वप्रथम क्या खोजा था, तो ये खोजे थे नाभिक। नाभिक की खोज की थी अल्फा किरणों की मदद से। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नाभिक हो जाएगा। यहाँ पे नाभिक टाइप हो गया है, तो आप इसको थोड़ा बना लेंगे, यहाँ पे नाभिक कर लेंगे। ठीक है, नाभिक हो जाएगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और इसका आंसर आप लोग बताएंगे। दिया हुआ है किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की थी। विलार्ड ने, रदरफोर्ड ने, रोंटगन ने, या डाल्टन ने। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और ये गामा किरणों की खोज हमेशा पूछता है। तो जो रदरफोर्ड वैज्ञानिक है ना, रदरफोर्ड वैज्ञानिक, ये क्या किए थे, गामा किरणों की खोज की थी। इस प्रकार ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, रदरफोर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 8वां नंबर। दिया है ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तत्वों की संयोजकता क्या होती है। तो ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तत्वों की जो संयोजकता होती है वो बढ़ जाती है। याद रखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बढ़ जाती है, घटता नहीं है, बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, जल में घुलनशील भस्म को कहते हैं। तो जल में कोई भी घुलनशील भस्म होती है उसे हम लोग क्षार कहते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा। जल में घुलनशील भस्म क्या होता है, क्षार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, और अच्छा क्वेश्चन है ये। तो जैसा कि मैं आप लोग को समस्थानिक बताया था, ठीक है, तो ये क्या है, समस्थानिक है। देखिए मैं यहाँ पे लिखा था ना, कोई भी 1H1 मान लीजिए 1H1 लिख दिया था, या 1H2 लिखा था, और एक मैं लिखा था 1H3, 3 लिखा था। मैं बोला था जो नीचे होता है इसको क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक बोलते हैं। परमाणु क्रमांक को Z से डिनोट करते हैं, और ऊपर वाले पार्ट्स को A से डिनोट करते हैं, और इसको हम लोग द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। Z को हम लोग परमाणु क्रमांक बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऊपर जो क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8, यहाँ पे 8, यानी कि जो परमाणु क्रमांक Z है ये तीनों में क्या है, समान है। लेकिन ऊपर देखेंगे तो द्रव्यमान संख्या यानी कि ए जो दिया हुआ है ये भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। देखिए 16, 17, 18 अलग अलग है। तो आपको एक परिभाषा बताया था, जब परमाणु क्रमांक समान द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग समस्थानिक बोलते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, समस्थानिक वाला हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। टिक लगा लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने 11 नंबर का क्वेश्चन है। ये दिया हुआ है, हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन है। तो हिस्टोरिया और एनिमेलम पुस्तक की जो लेखक है ये अरस्तु है। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये
ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। यहाँ पे दिया हुआ है द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों को 2 शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके वंश तथा जाति को, जाति तथा किस्म को, कुल तथा वंश को, गण तथा कुल को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए द्विनाम जो पद्धति होती है इसका अभिप्राय जो है 2 शब्दों में लिखना, तो ये वंश तथा जाति दोनों को बताते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा और ये बायोलॉजी से क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 13 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? तो जड़ नहीं है, ये भी बायोलॉजी से ही क्वेश्चन पूछ दिया है। तो आलू यहाँ पे क्या है? आलू यहाँ पे जड़ नहीं है। आलू क्या है? तना होता है। क्या होता है? तना होता है। ये याद रखिएगा, जड़ नहीं है तो क्या है? आलू तना है। और जड़ कौन कौन सा है? तो गाजर जड़ है, शकरकंद जड़ है और मूली ये जड़ है। आलू किस में आता है? आलू तने के अंतर्गत आता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये जड़ नहीं है आलू। ठीक है, यही आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आम का वनस्पतिक नाम क्या होता है? ठीक है, तो आप सभी को पता है आम का वनस्पतिक नाम मेंजिफेरा इंडिका होता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे तीसरा हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग इसको बना लेंगे। देखिए इसकी पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल में आप लोग को डाल देंगे। आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या आप लोग टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिएगा सक्सेस कैरियर। ठीक है, और सक्सेस करियर अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो वेबसाइट आ जाएगी जहां पे आप लोग जॉब अपडेट, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, अप्रेंटिस, मॉक टेस्ट वगैरह वहां पे भी प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग वहां पे आप लोग जरूर विजिट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, दिया हुआ है पौधों में जल का परिवहन होता है। तो देखिए यहाँ पे एक मैं पौधा बना दिया यानी कि पेड़ बना दिया। ठीक है, ये पेड़ है। क्या है? पेड़। थोड़ा सा एक बार आप लोग गौर से समझ लेंगे, और इसकी ये तना है और ये जड़ें हैं। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है कि पौधों में जल का परिवहन होता है। जल का परिवहन कौन करता है? या तो देखिए फ्लोएम करेगा या जाइलम करेगा। तो दोनों एग्जाम में पूछ देता है। फ्लोएम का काम कभी पूछ देगा, कभी जाइलम का। घुमा घुमा के खूब क्वेश्चन इससे पूछता है। तो याद रखिएगा जड़ें क्या करती है? पानी का अवशोषण करता है और खनिज पदार्थों को अवशोषण करने के बाद ये तने के माध्यम से पत्तियों तक भेजने का काम करता है। कौन करता है? तो ये जाइलम का काम है ना। जाइलम का काम है। क्या करता है? जो भी जल और खनिज हैं उनको पेड़ के पत्तियों और अंगों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? देखिए जाइलम क्या करता है? नीचे से ऊपर ले जाने का काम करता है, यानी कि जड़ से पौधों को पत्तियों वगैरह तक ले जाएगा, यानी कि ये क्या है? ऊपर की तरफ ले जाएगा। और फाइलम जो होता है, जैसे सूर्य की रोशनी में क्या करता है? पौधा अपना भोजन बनाता है ना सूर्य की रोशनी में। तो उस पौधे में जो भोजन बनता है उन सभी को सभी अंग तक पहुंचाता है, पेड़ के सभी अंग तक पहुंचाता है। कौन सा? फाइलम होता है वो। फ्लोएम बोलो, फ्लोएम। तो दोनों याद रखेंगे। ये क्या करता है? फ्लोएम ऊपर से नीचे की तरफ लाता है, यानी कि सभी पार्ट तक पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है। लेकिन जल और खनिज पदार्थों को जड़ से कभी कभी पूछ देता है, पौधों तक पहुंचाने का काम करता है। जड़ से जब भी पूछेगा तो जाइलम याद रखिएगा, और पत्तियों से अन्य भाग तक पहुंचाने का काम खनिज जब बन जाता है वो प्रकाश, सूर्य प्रकाश में जब अपना भोजन बना लेता है तो उन भोजन को पहुंचाने के काम कौन सा करता है? फ्लोएम करता है। तो यहाँ पे पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? तो जल का परिवहन कौन करेगा? यहाँ पे जाइलम करेगा। ठीक है, क्योंकि जल कहाँ होता है? यहीं पे पौधे के जड़ के आसपास होता है, और जड़ से अवशोषित करता है जल को, जो कि पौधे के पत्तियों तक पहुंचाता है जल को। और पत्तियां क्या करती है? सूर्य प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा वो अपनी भोजन को तैयार करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 16 नंबर का, दिया हुआ है पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? कोशिका झिल्ली कहलाता है, कोशिका भित्ति कहलाता है, टोनोप्लास्ट कहलाता है, या अंतःप्रद्रवी जालिका कहलाता है? तो देखिए पादपों की कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण जो होता है वो कोशिका भित्ति होता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप लोग स्टेज फर्स्ट की मॉक टेस्ट डाल दिया गया है। ठीक है, और जो भी स्टेज फर्स्ट अभी प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा वो आपका मॉक टेस्ट डाला गया है। स्टेज 2 यानी कि आपका जो भी ट्रेड है उससे रिलेटेड क्वेश्चन 50 पूछेगा, जैसे आपका फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन,
डीजल मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, कोई भी ट्रेड है तो आपके ट्रेड से स्टेज 2 में 50 क्वेश्चन पूछता है, तो वो भी जल्द आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा सक्सेस कैरियर एप्लीकेशन और वेबसाइट पे। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप अपनी बेहतर तैयारी के लिए मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, 17 नंबर का दिया हुआ है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह के बारे में कौन सी श्रृंखला सही है। ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कहां से होता है वो आपको बताना है। तो देखिए, उत्पादक से अपघटक डायरेक्ट पहुंच जाता है, फिर अपघटक से उपभोक्ता को पहुंचता है, तो ये गलत है। सबसे पहले यहाँ पे कुछ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, चलिए बताऊंगा। सबसे पहले देखिए, कोई भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, तो ऊर्जा का प्रवाह सबसे पहले उत्पादक क्या करेगा, उत्पादक कौन होते हैं, पेड़ पौधे। ये क्या करते हैं, सूर्य की प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं, और इस उत्पादक को क्या करता है, उपभोक्ता, यानी कि जो फल पेड़ पौधे जो अपने फल वगैरह सब्जी वगैरह बना देती हैं, हरे पेड़ पौधे, उनका उपभोक्ता क्या करता है, उपभोक्ता यूज करता है। जैसे हम लोग हैं उपभोक्ता, या जैसे मान लीजिए पेड़ पौधे ने अपना भोजन बनाया और बकरियां वगैरह क्या कर दी, उनका खा लिए, हम लोग पेड़ पौधों के फलों को हो गया, साग सब्जियां हो गई, खा लिए, तो हम लोग किस में आ जाएंगे, उपभोक्ता में आ जाएंगे, याद रखिएगा। और उत्पादक में पेड़ पौधे आते हैं, तो हो गया। अब उपभोक्ता खाने के बाद, जैसे मान लीजिए बकरी कोई भी चीज मर जाता है तो वो सड़ने लगता है, गलने लगता है, तो उसका अपघटक हो जाता है। क्या होता है, अपघटक, जीवाणु कर देते हैं अपघटक, यानी कि उसे मिट्टी में मिलाने का काम अपघटक कहलाता है। तो यहाँ देखिए, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक किसमें है, थर्ड वाले ऑप्शन में है, तो इस प्रकार थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएगा। अपघटक पहले नहीं होता है, सबसे पहले उत्पादक होती है, उत्पादक को क्या करते हैं, उपभोक्ता खाते हैं, और उपभोक्ता फिर बाद में क्या हो जाते हैं, वो अपघटक बना देते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 18 नंबर के क्वेश्चन पे दिया हुआ है, कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है, फ्रियान, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो यहां बात हुआ है, देखिए एग्जाम में क्वेश्चन गलत कैसे होते हैं, तो यहाँ पे कुछ पूछा जाता है हरित गृह प्रभाव, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पूछा गया है। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, और आप लोग गलत करके आते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखिए कैसे गलत कर देते हैं आप लोग, जो लोग जान रहे हैं वो तो ठीक है। तो हरित गृह प्रभाव जो होता है, सबसे ज्यादा ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, लेकिन एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन लोग करके आ जाते हैं जल्दीबाजी में क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्यों कर देते हैं, तो हम लोग पढ़े हैं वायुमंडल में सबसे प्रमुख प्रदूषण के रूप में क्या होता है, तो मैं आप लोगों को बताया हूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, ठीक है, मेथेन होता है। तो ये आप लोग वो क्वेश्चन अगर समझ लेते हैं तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रमुख क्या है, वायु प्रदूषक हैं, ये सभी वायु प्रदूषक हैं। तो वायु प्रदूषण पूछे तो ये सभी होंगे। अदरवाइज यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या करता है, पृथ्वी के तल पे यानी पृथ्वी के वातावरण में गर्मी को बढ़ा देता है, उसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी किसका अध्ययन है, तो ऑर्निथोलॉजी का मतलब होता है पक्षी का अध्ययन। ठीक है, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पक्षी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है 20वां नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से, सॉरी हाँ एक मिनट, ये रहा 20वां। ठीक है, मैं पेन ले लूं इसलिए हट गया है। चलिए, निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक वर्ण या सर्वोत्तम की उत्तरजीविका के सिद्धांतों पर आधारित विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो देखिए, जब भी प्राकृतिक वर्ण आए यानी कि नेचुरल सिलेक्शन आए या सर्वोत्तम उत्तरजीविता आए, तो ये डार्विन ने, जॉन डार्विन एक वैज्ञानिक थे जो कि प्राकृतिक वर्ण की खोज की थी, यानी कि नेचुरल सिलेक्शन की खोज की थी डार्विन ने। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। इस प्रकार हमने मॉक टेस्ट 8 एनालिसिस कर लिया, प्रैक्टिस सेट 8 को एनालिसिस कर लिया। और आप लोग मॉक टेस्ट लगाना चाहेंगे तो आप लोग सक्सेस कैरियर एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जरूर इंस्टॉल करिएगा। और जो भी यहाँ पे क्लास किए हैं इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। और आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय।